तो वो सारी चीजें भी हैं जो पॉपुलेशन को एक्सप्लोड करने में एक फैक्टर बनी, एक रीजन बना। लेकिन 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 बहुत बड़ा यहाँ पर एक BUT बट है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सके, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेचुरल और प्योर चीज है, तो इस एक्ट को लेकर ना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता, बिकॉज ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर ही नहीं करता इस टाइम पर, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पर। ये इफेक्टिव है 6 महीने तक, पिल के फॉर्म में, दवाइयों के फॉर्म में लेने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू साइंस एंड फन। सारे के सारे क्लास 12th के बच्चों का साइंस एंड फन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा वन शॉट सिर्फ एक ही चीज पर बेस्ड है कि पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने ह्यूमन में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड हाउ दे फंक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे फंक्शन। फिर हम लोगों ने कैसे एक ह्यूमन रिप्रोड्यूस होता है इसके बारे में बात की थी। अब उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि ये सब चीजों के बावजूद हमें ये हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए। हमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में कहाँ कहाँ पर एक करेक्ट नॉलेज की जरूरत है, एक सही स्कोप की जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब हम इसमें पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स जो रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस को, या फिर लोगों को इससे जुड़ी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पूरा एरिया है, जिसमें हम सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं बल्कि कुछ इमोशनल इश्यूज, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा वन शॉट। और इसमें मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, एंड आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम में, आपके CUET एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। सो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज होगा आप लोगों के इस चैप्टर का वन शॉट के फॉर्म में। तो इस लेक्चर को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना, एंड देन जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, आप वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीजें सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एक इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, हाउ दे वर्क, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब क्या जरूरत है कि हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ एस्पेक्ट्स में भी बात करें। तो व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जिसको लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, एक ऐसा एस्पेक्ट है ये जिसके बारे में लोग जल्दी बात ही नहीं करते इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा एक टैबू है। इससे रिलेटेड लोगों को बात करने में इतनी हेजिटेशन होती है, लोगों ने इससे रिलेटेड कई सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को बढ़ावा दे रखा है, और गलत इंफॉर्मेशन, गलत अवेयरनेस होने की वजह से इतने सारे लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी, जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, वैसे इससे रिलेटेड भी कुछ बीमारियां होती हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9th से लेकर 12th तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे।
साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते एंड हेंस जब ये बीमारी हो जाती है वो इतना ज्यादा इस चीज को छुपाने में और खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं कि ये हाथ से निकल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। बर्थ कंट्रोल यानी कि बच्चा पैदा करना बंद करना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन कुछ भी नहीं है कि किसी को ये बोला जाए कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। एक ह्यूमन राइट्स है कि वो बच्चा पैदा करेंगे, तो बर्थ इज अ ह्यूमन राइट, गिविंग बर्थ इज अ ह्यूमन राइट। लेकिन कंट्रोल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाट इज अ नीड और किस वे में कर सकते हैं, दैट इज द मेथड्स। तो बहुत ही प्यारा सा ये भी टॉपिक है। कॉन्ट्रासेप्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बर्थ कंट्रोल ओनली। फिर एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा मेथड या प्रोसेस होता है जिसको लोग यूजुअली मिसयूज कर बैठते हैं। इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी इंडिविजुअल्स है, ह्यूमंस है, वो सब रिप्रोड्यूस कर पाते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज में दिक्कत आती है। तो अब उनको कैसे कैटर कर सकते हैं, उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज द वे, इज द मेथड। नाउ IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, एलिमेंट्री आइडिया हमें चाहिए इस चीज का फॉर जनरल अवेयरनेस एंड दैट्स ऑल। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एज कंपेयर टू योर प्रीवियस 2 चैप्टर्स। तो फटाफट से इसको देखते हैं एंड इसको फिनिश करते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जरूरत थी या क्या जरूरत है अभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ने की। यूजुअली स्कूल्स में ना इस चैप्टर को मतलब इस तरीके से हटा दिया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, जैसे इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट कम इन योर एग्जाम्स, ये चैप्टर हर एक यूथ, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एडोलेसेंट बच्चे के लिए पढ़ना काफी जरूरी है सो दैट वो एक बेटर सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट कर सके। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टोटल वेलबींग होती है, एक टोटल वेलबींग होती है हर एरिया ऑफ रिप्रोडक्शन में। सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी, बिहेवियरल भी एंड सोसाइटल भी। मतलब कि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि ओके, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस जिसके थ्रू एक बच्चा इस दुनिया में एंटर करता है, एक बच्चा इस दुनिया में एंटर करता है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहने चाहिए, बाकी इंसान मेंटली पागल हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है और फिर भी तुम अगर उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी घोषित कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है बच्चों कि हर एक पहलुओं में, हर एक एस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट में एक इंडिविजुअल का फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरली हेल्दी रहना। फिजिकली भी वो हेल्दी हो, उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके अच्छे हो, हेल्दी हो, काम कर रहे हो, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ सही चल रहा हो, इमोशनली भी वो काफी कंफर्टेबल हो, इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड भी वो इंसान होना चाहिए, तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। बेसिकली एक टोटल वेलबींग की जरूरत है अगर एक इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाना है तो। ना अब इन सब चीजों में बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है और हमें किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ता है, ये अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इन सब चीजों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि जब हम बात करते हैं हमारे देश की, इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रोम अराउंड कर रहे हैं हर जगह। मतलब पहले के टाइम पर तो इस चीज के बारे में बात करना भी इट यूज्ड टू बी फील लाइक अ क्राइम
है ना। लेकिन अब ऐसा वैसे नहीं है, पर फिर भी अभी भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिया में इनिशिएट किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसको फैमिली प्लानिंग भी बोलते हैं। ये इनिशिएट हुआ था 1951 में। बहुत ही वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज ऑपरेट हो रहे थे इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH इसका फुल फॉर्म, और इसके बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में, CUET के एग्जाम में, या फिर बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये याद रखना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से रेडी हो चुका है। नाउ ये प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम किस चीज से डील करती है? ये सबसे पहले लोगों को अवेयर कराती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सके, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो सके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लोगों को एजुकेट करना। मैं अभी आपके साथ जो कर रही हूँ ये भी एक तरह से इस प्रोग्राम का ही हिस्सा है, कि NCERT में या फिर आपके एकेडमिक करिकुलम में इस चीज को ऐड किया गया कि हम इस चीज के बारे में बात कर सके और लोगों को अवेयर कर सके अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स। हम उन्हें उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सके, और जो भी दिमाग में अंट शंट दुनिया भर की मिसकंसेप्शंस है, यानी कि गलत धारणाएं हैं, उसको खत्म कर सके। तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो दिस इज नॉट हेल्दी कि एक कपल है वो दनादन बच्चे पैदा ही करते जा रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी ईयरली इनकम कितनी है, या फिर क्या वो उन बच्चों का टेक केयर करने में कैपेबल है या नहीं है, क्या वो उन बच्चों को सही एजुकेशन या फिर सही क्या कहते हैं देखभाल या केयर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अगर हम इससे और ऊपर तक सोचें, तो क्या वो अपने कंट्री के पॉपुलेशन रेट को बढ़ाने में मदद कर रहा है या स्टेबल रखने में मदद कर रहा है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू थिंक अपॉन इट। नाउ, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child, etc. अगर आप ये सारे वर्ड्स देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ये प्रॉब्लम तो है, बस इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इस चीज को कोई केटर ही नहीं कर रहा है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, चलिए आप बताइए, आपने अपनी लाइफ में कितने प्रेग्नेंट वुमेन का केयर होता हुआ आप लोगों ने देखा है? हो सकता है देखा हो सकता है नहीं देखा हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट इमेजिन, is it important or not, and if it is important, why is it important? एक प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो ऑलमोस्ट एक नए इंडिविजुअल को जन्म देने वाली है, एक नए इंडिविजुअल को राइज करने वाली है। तो सोचो कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग कितने ज्यादा हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा होगा, गो थ्रू कर रहा होगा। अगर उसका केयर नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो देयर इज अ चांस कि ड्यूरिंग गिविंग बर्थ उनकी जान को खतरा हो जाए या उनके बच्चे को खतरा हो जाए। सो दिस इज बहुत छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी है। पोस्ट नेटल केयर का मतलब है, पोस्ट नेटल का मतलब है आफ्टर गिविंग बर्थ। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, माँ का भी ख्याल रखना बच्चा पैदा होने के बाद, और बच्चे का भी ख्याल रखना, ये तो एक बेसिक राइट होती है हर एक पोस्ट नेटल मदर और चाइल्ड की, है कि नहीं? ये बेसिक राइट है। अगर ये भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड आइडियोलॉजीज और थॉट्स कि नहीं अब तो हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई माँ की, अब कोई बात नहीं, अब कपड़े उपड़े धुलना शुरू करो, अब घर के सारे काम करना शुरू करो, विदाउट रियलाइजिंग दैट लेडी, दैट वुमन हैज बीन गोइंग थ्रू और मे बी सफरिंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी, इन हर माइंड, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और भी बहुत सारी चीजें, जो भी एकदम से सडन चेंज आया है उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसके हॉर्मोन्स में, इतनी सारी difficulties के बाद she'll be able to deal with her own self
डिफरेंटली, और इस इनडिफरेंस की वजह से इतना ज्यादा चेंज आना, दैट इज नॉट डन, राइट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये चीज एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ मदर्स हु आर नॉट इनटू ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो नहीं लेते विदाउट रियलाइजिंग कि उनके बच्चे को उनका खुद का दूध कितना ज्यादा जरूरी है मिलना, बिकॉज ऑफ some proteins, because of some hormones or antibodies that are rich in that particular milk, जो कि उस बच्चे को help करेगा to survive, to fight with all the infectious diseases, to fight with all the microbes that can cause infectious diseases, right? And equal opportunities for male and female child etc. ये तो खैर इस चीज के बारे में तो सदियों से लोग बात कर रहे हैं, और जितना भी बात करेंगे उतना कम पड़ेगा। Now, awareness of problems due to population explosion, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. आप लोगों को हर एक दूसरे दिन किसी ना किसी लड़की, या अब तो खैर लड़कों के भी न्यूज आने लग गए हैं, that they are being harassed, they are being molested, they are being dealt badly, ठीक है, in terms of सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें लोगों को अवेयर कौन करेगा, कैसे करेंगे? माँ बाप तो घर पे जल्दी बच्चों से ये सब बातें करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। टीचर स्कूल में स्किप कर देते हैं ये वाला चैप्टर, या फिर बहुत ज्यादा इसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोई एक बैक बेंचर लड़का हंसने लग जाएगा या मुस्कुराने लग जाएगा तो वो टीचर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड दे चूज कि चलो इस चीज को छोड़ दिया जाए, इस चीज को उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए। अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा भाई, कहाँ चला जाएगा क्राइम रेट इंडिया के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा चिल होकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये क्राइम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तुम खुद सोचो। मान लो एक घर है, उसमें एक आदमी है जो कि सिंगल ब्रेड अर्नर है और उसकी वाइफ नहीं काम करती, मान लेते हैं, और उसके 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे हैं और बहुत ही लिमिटेड इनकम है। घर में समझ लो 3 लोगों के खाने की 3 लोगों के खाने का ही राशन है, पैसा है, तो बाकी के 2 लोग कैसे सरवाइव करेंगे? अब सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस चीज से हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, और सबको पता है जब भूख नहीं मिटती, जब जरूरतें नहीं पूरी होती, तो ये कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, और वो फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू अकरेंस ऑफ मेनी सोशल इवल्स। हो सकता है वो बच्चे चोरी करना शुरू कर दें, हो सकता है माँ बाप भी चोरी करना शुरू कर दें, कुछ भी सोशल क्राइम्स स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इतना ज्यादा मेंटली वो डिप्रेस हो जाए दैट दे टेक देयर ओन लाइफ। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। अभी 1 या 2 महीने पहले मैंने न्यूज में पढ़ा कि देयर वाज अ फैमिली जिसमें एक कपल ने अपने दोनों बच्चों को जहर देकर मार दिया और खुद भी जहर खाकर मर गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स थे जो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑल्सो वो उस फाइनेंशियल बर्डन से छुटकारा भी नहीं पा रहे थे। बहुत सारा EMIs वगैरह सब कुछ था, एंड लोग बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर कर रहे थे पैसों के लिए, और उनकी इनकम भी बहुत लिमिटेड थी, या मे बी शायद जॉब नहीं थी, एंड दे टुक देयर ओन लाइफ। वो सुसाइड कर भी लिए और अपने बच्चों को भी मार दिया। तो तुम लोगों को लग रहा है कि अच्छा एक ने ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, बट दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ सोशल क्राइम, इट इज अ सोशल इविल। तो इस चीज से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद को एजुकेट ही कर सकता है, अवेयर हो सकता है कि इफ आई एम डूइंग दिस थिंग तो इस चीज का क्या असर पड़ेगा मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, तो क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आगे चलकर ये नौबत ना आए। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ओवर हियर। नाउ ये चीज तो हो गई। चलो एम्स क्या है, नीड क्या है सेक्स एजुकेशन का स्कूल्स में? क्यों सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को? इसलिए नहीं ताकि बस किसी तरह एक पीरियड का टाइम जो है वो खत्म हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। हो सकता है कि उन बच्चों के घरों में
वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, जिसके वजह से बच्चे के दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन बैठी हुई है। और हो सकता है कि आगे चल के जब वो बच्चा बड़ा होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, वो उस गलत इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से मिसयूज ना कर बैठे। तो सही इंफॉर्मेशन जरूरी है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर, हाउ दे वर्क, हाउ दे फंक्शन, हाउ द अदर जेंडर पर्सन शुड बी ट्रीटेड। ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। तो ये सब चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे, जब हम इस चीजों को बहुत ओपनली एजुकेट करेंगे, लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तभी जाके वी कैन अश्योर कि हाँ, दिस कैन लीड टू अ बेटर सोसाइटी। To give proper information about reproductive organ, adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, etc. तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जरूरी है, वो तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मिल गया। अब दूसरा लिखा हुआ है अडोलेसेंस। आपको पता है अडोलेसेंस क्या होता है? एक ऐसा एज जो अडल्ट और चाइल्ड के बीच का एज होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट एज जो आप लोगों का अभी है। इफ यू हैव नॉट क्रॉस्ड 18, इफ यू आर नॉट 18 प्लस, देन यू आर एन अडोलेसेंट। और ये एक इतना मेजर और क्रूशियल टाइम पीरियड होता है या लाइफ का फेज होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जहां पर उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जहां पर उसकी माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, एकदम से बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव लगने लग जाती है जो कि पहले नहीं लगती थी, और बहुत सारी चीजें बोरिंग लगने लगती है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे कुछ साल पहले। तो ये मेजर चेंजेस का जो टाइम है ना, ये सही टाइम है कि इंसान के दिमाग में सही इंफॉर्मेशन डाला जाए। यही वो टाइम है, नहीं कहते कि बच्चा इसी एज में बिगड़ता भी है और सीख भी जाता है। तो बिगड़ने वाली एज है, सीखने वाली एज है। इस एज में बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या इंफॉर्मेशन फीड करनी है दिमाग में, दैट इज ओनली अप टू द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। सो बीइंग अ टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू एजुकेट यू अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। इसके बाद रिलेटेड चेंजेस तो हमने बात कर ली। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अडोलेसेंट एज में आने के बाद ही दे आर क्यूरियस अबाउट नोइंग देयर बॉडी, दे आर क्यूरियस अबाउट नोइंग देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हाउ देयर वर्क, दे आर क्यूरियस अबाउट द person in opposite gender, they are curious about knowing each and everything that has been hidden from them। जो भी चीजें उनसे छुपाई गई है शुरुआत से लेकर अभी तक, अब वो उस हर ट्रेजर को ओपन करना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू सी द थिंग्स, दे वांट टू डू एवरीथिंग, ट्राई ऑन एवरीथिंग। ये चेंजेस बहुत ही नॉर्मल है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, बहुत नॉर्मल चेंजेस हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें आपको फील होती होंगी। बट अगर ये चेंजेस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इफ यू डू समथिंग विच इज नॉट राइट, या फिर अगर कुछ ऐसा हो गया आप लोगों से जो सही नहीं था या जो नहीं करना चाहिए था, जो आउट ऑफ नेग्लिजेंस, आउट ऑफ यू नो क्या कहते हैं, इग्नोरेंस में हो गया, तो फिर बहुत बड़ा रिग्रेट हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम रिग्रेट ना हो, इसके लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्पार्ट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, फिर उस गैमीट से दूसरा गैमीट जब फ्यूज करेगा तो एक बच्चा बन जाएगा। ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी में जब दूसरे एक बॉडी है, एक इंडिविजुअल की बॉडी है, उसके ऑर्गन्स के साथ जब दूसरे इंडिविजुअल के ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो इससे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे प्रोटोजोन्स भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एंड हु नोस कि कौन सा माइक्रोब, कौन सा पैथोजन किसकी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करे, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि हम एसटीडीज के बारे में भी समझे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक बार कुछ एसटीडीज, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कभी भी ठीक नहीं होती, कभी भी क्योर नहीं होती, दैट इज इनक्योरेबल। और कुछ ऐसी भी है जो बहुत जल्दी जान भी ले सकती है।
तो जान नहीं गंवाना, तो सीख लो। ठीक है, एड्स वगैरह के बारे में तो भी हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। चलिए, नाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब आप खुद समझो कि पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोड कर जाएगा, अगर पॉपुलेशन एक हद के पार चली जाएगी, हेलो हेलो, तो क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। आप तो ये सोचोगे कि मेरा तो इतना बड़ा घर है, मैं इस घर के अंदर हूँ, मुझे क्या मतलब है दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो आप खुद सोचो कि जैसे जैसे इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रिसोर्सेस कम होते चले जाते हैं। और जब रिसोर्सेस कम होंगे तो उन रिसोर्सेस की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। और डिमांड बढ़ेगी तो उनके अंदर, मतलब लोगों के अंदर, एक पॉपुलेशन में आएगा अग्रेसिवनेस। वो अग्रेसिवनेस किसी भी तरह के क्राइम को जन्म दे सकता है। तो बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोड करवाते हैं, अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। कैसे इस चीज को कम या खत्म किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल से ही हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया है, जापान है, ये अपने पॉपुलेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। और उन्होंने, उनके वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह लागू कर दी है जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं टू गिव बर्थ टू देयर ओन चाइल्ड। ठीक है, और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के स्टेप्स यही इम्प्लाई करते हैं कि कम बच्चे होना चाहिए। जैसे कि सिंगल चाइल्ड नॉर्म आ गया है, जो जिनके भी सिंगल चाइल्ड हैं उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, कुछ प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे से ज्यादा जिनके हैं उनसे कुछ प्रोविजंस छीन लिए जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। ये एक इनडायरेक्ट और एक पैसिव स्टेप होता है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग दोज हु आर contributing in population explosion. So 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन के अराउंड था, यानी कि 2000 मिलियन। बट 2000 आते आते ये 6 बिलियन हो गया, मतलब कि 4 बिलियन मोर पीपल आर देयर। इंडिया में ही पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन ये 2000 में 1 बिलियन क्रॉस कर गया था। इट मींस हर एक छठा पर्सन इस दुनिया में एक इंडियन है। तो अब आप सोच सकते हो कि हाउ पॉपुलेटेड आवर कंट्री इज। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2001 का सेंसस रिपोर्ट है कि हर 1000 लोगों में 20 लोगों का जन्म हो रहा था 1 साल के अंदर। ये रेट हुआ करता था, और इस रेट से हमारी पॉपुलेशन डबल होती जा रही है रैपिडली। नाउ इंक्रीज्ड, अच्छा क्या रीजंस है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? एकदम से कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने लग गया है? पुराने जमाने में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं था। लेस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के वजह से बहुत सारे फैक्टर्स थे जो लोगों के जान ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, अब उसके ट्रीटमेंट में जिस तरह के इक्विपमेंट्स, जिस तरह की फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है किसी भी हॉस्पिटल में, पुराने जमाने में वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में हुआ करता था। नॉर्मल क्लिनिक्स और नॉर्मल हॉस्पिटल्स में वो चीजें नहीं हुआ करती थी, तो लोग मर जाया करते थे, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाया करती थी। पुराने जमाने में बहुत सारी बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं हुआ करता था। अगर किसी ने सुन लिया कि उस फलाने को कैंसर हो गया है, तो बस उसकी तो अंतिम यात्रा की तैयारी करना शुरू कर देते थे कि बस अब तो ये खत्म ही है, कुछ ही दिन का मेहमान है। इस तरीके से होप ही छोड़ देते थे। बीमारी का इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। आज के टाइम पे बड़े बड़ी क्रूशियल और बड़े भयानक बीमारियों का भी इलाज हो चुका है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड। उसके अलावा पुराने टाइम पर लोगों का देखभाल नहीं किया जाता था उस तरीके से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि किस रेट से लोगों की डेथ हो रही है, और वो डेथ नेचुरल नहीं हो रही है।
ठीक है। तो अननेचुरल डेथ होना या टाइम से पहले डेथ होना, दिस वाज ड्यू टू लेस या फिर लेस एडवांसमेंट बोल दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ज्यादा देखभाल ना करने का नतीजा हो गया। ठीक है। पुराने टाइम पे जब लोगों के बच्चे पैदा हो रहे होते थे तो वो कोई दाई या फिर कोई कोई लेडी हुआ करती थी आसपास की, जो बच्चा पैदा करने में हेल्प कर देती थी। बट उस टाइम पर भी तो कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे ना, जैसे आज हुआ करते हैं। तो उस टाइम के कॉम्प्लिकेशंस को डील करना किसी को भी नहीं आता था, जिसके वजह से कभी कभी बच्चा पैदा करते समय माँ की डेथ हो गई या बच्चे की डेथ हो गई या कभी कभी दोनों की डेथ हो गई। आज के टाइम पर देयर इज अ प्रोविजन, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ये तरीका नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो फिर हम दोनों को बचा पाएंगे या वॉट। तो वो सारी चीजें भी हैं जो पॉपुलेशन को एक्सप्लोड करने में एक फैक्टर बनी, एक रीजन बना। लेकिन 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 बहुत बड़ा यहाँ पर एक BUT बट है कि क्या ये सारा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये सारा एक अच्छा थॉट प्रोसेस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द पोस्टनेटल मदर एंड चाइल्ड, ये सब नहीं करना चाहिए? ये ही करने की वजह से अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो ये तो गलत है। ऐसा सोचने वाले लोग ही गलत हैं, ऐसा सोचना गलत है बच्चों। ठीक है। ये नहीं है कि घर में अब किसी को कुछ हो गया है तो अब उसको उसका इलाज कराने के लिए जा ही नहीं रहे हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सवाल है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ने देंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? नहीं, लोगों के मरना इज नॉट द सोल्यूशन, लोगों का कम पैदा होना इज द सोल्यूशन। और इसी से बर्थ कंट्रोल वाला एक टॉपिक अराइज होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर। तो पहले ये वाला पढ़ लो। जैसे जैसे इंक्रीज फैसिलिटीज हुई हेल्थ केयर सेंटर्स में फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, वैसे वैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी वो एक बड़ा फैक्टर बनता गया। अच्छा, एक और चीज, बहुत ही बेसिक सी चीज मैं बताती हूँ। आज हर घर में एसी लगी हुई है। आज इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर की, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बाहर निकलो तो सब सुनसान सा रहता है ना, गर्मियों के मौसम में, बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में। मुझे याद है अभी जून के टाइम पे वो जो 1st to 2nd वीक था ना जून का, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा मतलब हीट वेव का टाइम था। हमारे फोन में गवर्नमेंट के कितने सारे मैसेजेस आते रहते थे कि आप लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ये वो। तो हर घर में एसी लगी हुई है, सब अपने घर में कंफर्टेबली रह रहे हैं। पुराने जमाने में कहाँ एसी, लोग मिट्टी के बर्तन में खाना वाना बनाते थे, पानी वानी पी लेते थे, बाहर निकलते थे, लू लग गया मर गए, लू लग गया मर गए, कोई बचाव नहीं, कुछ नहीं किसी के पास। बहुत रेयर लोगों के पास गाड़ियां हुआ करती थी, कार्स हुआ करते थे। अदरवाइज दे यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू बाइसिकल और मे बी बाइक। बहुत ज्यादा अगर पैसा है किसी के पास, गाँव में की बात कर रही हूँ मैं। तो ये भी एक रीजन है कि लोगों के लिविंग कंडीशंस बेटर होते चले गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ठंड का मौसम आ गया। ठंड में कितने सारे लोग मर जाया करते थे, स्पेशली ओल्डर सिटीजन्स, ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी बूढ़े हैं वो मर जाया करते थे, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज ब्लोअर है, हीटर है, कुछ भी मतलब इतनी सारी चीजें हो चुकी है अपनी कंडीशंस को बेटर करने के लिए, और ये सब चीजें आपको गांव में भी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब देखो जैसे जैसे बच्चे, एक सेकेंड, जैसे जैसे बच्चे ज्यादा पैदा होते चले जाएंगे वैसे वैसे वो बच्चे कभी ना कभी तो बड़े होकर रिप्रोड्यूसिबल एज में आएंगे ना, है कि नहीं? आज मान लो एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो एक फैमिली यानी कि एक कपल ने, 2 लोगों ने मिलकर 5 बच्चे पैदा कर दिए। अब आगे चलकर कुछ सालों के बाद वही 5 बच्चे बड़े होकर अपने अपने पार्टनर्स के साथ और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो ये तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही चला जाएगा, इसका तो कभी अंत होगा ही नहीं। नाउ क्या इम्पैक्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? है इम्पैक्ट में तो वही चीज लिखा हुआ है भाई। मैडम ने तो कुछ गलती कर दी है पीपीटी बनाने में, यहाँ तो कुछ गलत गलत सा आ गया है। कोई बात नहीं, इसको तो हम हटा देंगे। ये इम्पैक्ट नहीं है, ये है रीजंस। ठीक है, कि क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसके अलावा?
इम्पैक्ट क्या हो सकता है? चलो आप इसका ना मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में आंसर देना, व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रिसोर्सेस बढ़ेंगे, सॉरी रिसोर्सेस घटेंगे, डिमांड उन रिसोर्सेस की बढ़ती जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी, रिसोर्सेस घटेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होगी लोगों को, ठीक है। सोशल क्राइम्स जैसे चोरी करना, ये सब बढ़ता चला जाएगा, छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देंगे लोग, है कि नहीं? ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, रील वाला बेसिक रिक्वायरमेंट मत बोलना कि हमको तो बस यही चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट पोकी, ये वाला मत बताना। बेसिक रिक्वायरमेंट इज रोटी कपड़ा मकान, रोटी फूड कपड़ा क्लोथिंग, ताकि हम अपना शरीर ढक सके, मकान यानी कि शेल्टर, इन तीनों के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ को इमेजिन करना, राइट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की स्कार्सिटी हो जाती है, स्कार्सिटी बोले तो कमी हो जाती है, और इस चक्कर में, इस चीज के वजह से क्या होता है, इस चीज के वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो समझ लो इम्प्रूवमेंट है वो रुक जाता है, लोगों का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ग्रोथ हैम्पर्स, ये इम्पैक्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। आगे चलते हैं। नाउ क्या करे जो ये सब कंट्रोल हो जाए, क्या करे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड ना करे? तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो खुद को सिग्मा मानेंगे और बोलेंगे कि कोई मर रहा है तो मरने दो, है ना। लेकिन ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो मोटिवेट करना होगा लोगों को ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान बढ़ाए, थोड़ी सी रुचि रखें कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करना, ताकि स्मॉल फैमिलीज हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सके। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है उसको दुनिया में आने से अभी रोक रहे हैं, दैट इज फार बेटर देन ऑलरेडी जो इस दुनिया में है उसको मरने दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर थानोस बनने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू थिंक लाइक अ एवेंजर, ओके। सो अवेयर करना पीपल को अबाउट द स्लोगन हम दो हमारे दो, V2R2। ये एक तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाएगा नहीं, एटलीस्ट स्टेबल रखेगा। दो लोगों ने दो बच्चे पैदा किए, अपना अपना खुद का इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो चुका है। अब वही दो लोग जिन्होंने दो बच्चों को पैदा किया है वो आने वाले टाइम में जब नेचुरली उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जो दो बच्चे हैं वो उस पॉपुलेशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बेसिकली एक स्टेबल पॉपुलेशन के लिए हम दो हमारे दो वाला जो नॉर्म है दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। many people have also adopted a one child norm, वैसे तो I am also a single child, लेकिन that is not because of adopting this norm, that is because of the other reason, statutory rising of marriageable age of females and males, जो आप लोगों को already पता ही है। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, which of the following has not contributed to population explosion in India? कंट्रीब्यूट नहीं किया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, decline in infant mortality, higher use of contraceptive, lack of family planning awareness, not contributed to family explosion। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से फैमिली एक्सप्लोजन बढ़ा नहीं है, या सॉरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ा नहीं है, फैमिली एक्सप्लोजन कह रहे, फैमिली ऐसे फट गई है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ा नहीं, कौन सी चीज के वजह से? हायर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, हायर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का। कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव कोई डिवाइस भी हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड भी हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव कोई तरीका, अगेन मेथड ही हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कॉन्ट्रा यानी अगेंस्ट, सेप्टिव यानी कंसीव करना, ठीक है।
तो अगेंस्ट कंसीविंग, अगेंस्ट कंसेप्शन, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब बच्चा पैदा नहीं होने देना है। ठीक है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और ये क्वेश्चन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके नीट में, बोर्ड्स में, सीयूईटी में भर भर के पूछा जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक आइडियली कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, जिसे यूज करना काफी आसान हो, जिसको यूज करने में तकलीफ या मुश्किलात ना आए, इजीली अवेलेबल, बहुत आसानी से वो कहीं पर भी मिल सके, इफेक्टिव, इफेक्टिव तो होना जरूरी है ना, जो काम के लिए उसको यूज कर रहे हैं वही नहीं हुआ तो फिर तो बेकार है, एंड रिवर्सिबल। मान लो अभी एक कपल है, उनको बच्चा नहीं चाहिए, दे हैव डन अ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कि उनको 5 साल के बाद बच्चा करना है, टिल देन दे वांट टू गेट फाइनेंशियली सिक्योर्ड और व्हाटएवर द रीजन मे बी, तो अभी के लिए दे आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और एनीथिंग, पिल्स, व्हाटएवर इट इज, और बाद में उनको बच्चा करना है तो देन दे वांट टू गेट इट रिवर्स्ड, तो वो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब शुरू में तो तुम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया, अब तो तुम माँ बाप बन ही नहीं सकते, तो फिर कोई नहीं करेगा, शुरू में ही लोग इतने सारे बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। तो नो, और साइड, लीस्ट साइड इफेक्ट्स, अगर साइड इफेक्ट हो ही गया, अगर दिक्कत ही आ रही है, एक तो हम मतलब लोगों का जनरल एक थॉट प्रोसेस में बता रही हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज करें और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करें, देन उसके ऊपर से शरीर में कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी आ गया तो क्या फायदा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का, हटो, वी आर गोइंग नेचुरल, और फिर बच्चा होता है, हो जाए, हमें क्या। ये वाला थॉट प्रोसेस इंडिया में मेजॉरिटी लोगों का होता है, तो इस थॉट प्रोसेस को कम्बैट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको कम्बैट तभी किया जा सकता है जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आइडियल बनाने की कोशिश करेंगे। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। अगेन ये बहुत ही यू नो नेचुरल और प्योर चीज है, तो इस एक्ट को लेकर ना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता, कोई भी ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर नेचुरल एक्ट को लेकर इंटरफेरेंस नहीं चाहता। इंटरफेरेंस अगर आ गया और वो भी किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से आया तो फिर तो भाई उसको बिल्कुल तुरंत ही बायकॉट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में। नेचुरल मेथड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किसी डिवाइस का, किसी दवाई का, किसी पिल का, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेचुरली हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म का मीटिंग। अवॉइड चांस ओवम एंड स्पर्म का मीटिंग का मतलब है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या तो हमने क्वाइटस को ही अवॉइड कर दिया डे 10 से डे 17 तक, जो कि फर्टाइल विंडो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और या तो क्वाइटस इंटरप्टस कर दिया, यानी कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन पीनस को ही विड्रॉ कर लिया, पीनस को ही हटा लिया, कहां से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या वजाइना से, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये बहुत ही सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है बट हाई चांसेस भी होते हैं इसके फेलियर के। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है जब भी किसी फीमेल लेडी ने अभी अभी बच्चा पैदा किया है तो उसके 6 महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, बेसिकली उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है कुछ महीने तक। 6 महीना इज द मैक्सिमम टाइम, और 2 महीने 3 महीने जैसा भी उसकी बॉडी को क्या कहते हैं, जैसा भी उसकी उस वुमेन की उस फीमेल की बॉडी फाइट कर रही है, उस हिसाब से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का जो टाइम पीरियड है वो वैरी करता है।
तो उस दौरान अगर शी इज हैविंग सम गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सम एक्ट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो कंसीव नहीं करेगी। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, बिकॉज ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर ही नहीं करता इस टाइम पर, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पर। ये इफेक्टिव है 6 महीने तक फॉलोइंग पार्चुरेशन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फेलियर के चांसेस काफी हाई हैं। फेलियर के चांसेस हाई क्यों है? क्योंकि बॉडी ना ऐसा अलार्म नहीं बजाती कि इस महीने तुम्हारा ओव्यूलेशन हुआ है तो 15 दिन के बाद रेडी हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, कोई अलार्म नहीं बजता बॉडी के अंदर। तो फीमेल अपने रिस्क पर, अपने एक अंदाजे टक्कर पे समझ लो कि ये रिस्क ले लेती हैं। नाउ बैरियर मेथड का मतलब ही है कि बीच में कोई बाधा आ गई, कोई बैरियर आ गया, तो ये फिजिकली स्पर्म और ओवा को कभी मीट ही नहीं करने देता, मिलने ही नहीं देता, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसी बाधा आ जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स एक्सेट्रा। कॉन्डम जो रबर या लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है, मेल में ये पीनस को कवर कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल निरोध पीनस को कवर कर देगा, तो जब वो मेल इजैकुलेट करेंगे, जब वो सेमिनेशन होगा, जब सीमेन रिलीज होगा पीनस से, तो वो उसी रबर शीट के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगा, इट विल नॉट गो इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। और जो फीमेल के लिए कॉन्डम्स होते हैं वो वजाइना सर्विक्स को कवर कर देते हैं, जिससे सारा इंसेमिनेशन का जो सीमेन है ना, वो सब उस पर्टिकुलर रबर तक ही रहे सीमित, उसके अंदर ना जाए। These are used just before coitus, ताकि ये सीमेन की एंट्री को रोक सके into the female reproductive tract। कॉन्डम्स ज्यादा पॉपुलर क्यों है? कॉन्डम ज्यादा पॉपुलर इसलिए है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये, ठीक है। इंटरफेयर नहीं करता एक्ट के साथ, डज नॉट इंटरफेयर, नो साइड इफेक्ट्स, यूजर फ्रेंडली है, प्रिवेसी प्रोवाइड कर रहा है, और क्या हो सकता है इसका पॉपुलर होने का रीजन? आइडियल है, इसका मतलब है कि इट विल नॉट इंटर, हाँ इसके जो फेलियर के चांसेस हैं, लेस चांसेस ऑफ फेलियर या लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं। इसके भी फेलियर के चांसेस होते हैं, लगभग 95 to 96% ही सक्सेस रेट है इसका, अभी भी 3 to 4% जो है वो फेलियर के चांसेस है, बट ये परसेंटेज बहुत कम है। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यूटेराइन मतलब यूटरस के अंदर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा हथियार, एक औजार लगा देना जो औजार किल कर देगा सारे स्पर्म्स को। सो दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स या नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। ये फेगोसाइटोसिस स्पर्म्स की इंक्रीज करते हैं, यानी स्पर्म को किल करते हैं। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए है जो अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं या स्पेस करना चाहते हैं बिटवीन चिल्ड्रन। यहाँ पे ध्यान से देखो, फीमेल के लिए ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। टाइप्स कितने होते हैं? आईयूडी के 3 टाइप होते हैं, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है कॉपर रिलीज करने वाला, कॉपर रिलीजिंग, और एक होता है हार्मोन रिलीज करने वाला। नॉन मेडिकेटेड वो होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा, स्पर्म तेजी से दौड़ ही नहीं पाएंगे, बेसिकली स्पर्मिसाइडल इफेक्ट देता है। इसका एग्जाम्पल है लिपिज-लू। कॉपर रिलीजिंग यानी कॉपर रिलीज करने वाला एक डिवाइस, वो कॉपर रिलीज करके फेगोसाइटोसिस कर देगा, किसका? स्पर्म का मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा। कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी,
यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस हो सकता है बट इम्प्लांटेशन को वो नहीं होने देगा और स्पर्म्स जो है वो शुरू में ही होस्टाइल हो जाएंगे। होस्टाइल, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स का मतलब सर्विक्स का जो एनवायरमेंट है ना वो ऐसा हो जाएगा जो स्पर्म को पहले तो एंटर ही नहीं करने देगा, और अगर एंटर कर भी गया, फर्टिलाइजेशन भी मान लो कर लिया, तो भी बच्चा इम्प्लांट, जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। वो यूट्रस का माहौल ही बदल देता है पूरा। कौन? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसमें LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट इज द एग्जाम्पल। अब आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से क्या क्या आ सकते हैं? टाइप ऑफ आईयूडी, बहुत हाई चांसेस है आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोले तो पिल के फॉर्म में, दवाइयों के फॉर्म में लेने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या फिर टैबलेट्स। अच्छा, प्रोजेस्ट्रोजन क्या होता है? हम लोगों ने तो प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा था। तो प्रोजेस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे, तो इम्प्लांटेशन तो दूर की बात है। और सर्विक्स में पाए जाने वाले म्यूकस के बिहेवियर को ऑल्टर कर देंगे जिससे स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट होती है। अब इन पिल्स को डेली 21 डेज तक लिया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर 7 दिन का गैप लिया जाता है जो कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। फिर उसे रिपीट किया जाएगा अगले साइकिल तक सेम पैटर्न में, जब तक उस फीमेल को कंसेप्शन चाहिए। ठीक है, पिल्स बहुत इफेक्ट होते हैं लेकिन लेस साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट होता है, कम होता है। सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था। इट कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, कोई स्टेरॉइड्स इसमें नहीं होती, जिसके वजह से ये एक ऑलमोस्ट आइडियल पिल बन जाता है। वंस अ वीक पिल है तो रोज लेने की जरूरत नहीं होगी, हफ्ते में 1 दिन भी काफी है। बहुत कम साइड इफेक्ट है और ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ये रखता है। फिर बात करते हैं हम कुछ इंजेक्टेबल्स की, यानी कि कुछ ऐसी इंजेक्शंस भी होती हैं, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं जिसको स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे फिर पिल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से वर्क करता है जैसे एक पिल वर्क करता है। तो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन फिर से फीमेल में लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या इम्प्लांट स्किन के अंदर। यूजुअली ये वाले पोर्शन में, यहाँ पर स्किन के अंदर इसे लिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन वैसा ही है जैसा पिल का है, बहुत कम साइड इफेक्ट है और इसका इफेक्टिव पीरियड पिल से ज्यादा लंबा है। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह भी यूज किया जाता है विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। तो ये जो आई पिल वगैरह है, ये जो इमरजेंसी पिल्स हैं कि फॉर एग्जांपल इफ कोई रेप केस हो गया है या कैजुअल इंटरकोर्स हो गया है, अनप्लान्ड हो गया है और 72 आवर्स के अंदर अगर उन पिल्स को ले लिया गया तो इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। नाउ अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड की, दैट इज स्टरलाइजेशन। बेटा जी, सर्जिकल मेथड जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सबसे लास्ट समझ लो ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि एक बार किसी ने ये सर्जिकल मेथड ऑप्ट कर लिया तो ये एक तरह से परमानेंट मेथड हो जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देगा और कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर देगा हमेशा के लिए। रिवर्सिबिलिटी इसकी काफी पुअर है क्योंकि सर्जिकली इसको खत्म किया जा रहा है। जिस ट्यूब के थ्रू गैमीट ट्रांसपोर्ट होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से क्या कहते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन तक, उस ट्रांसपोर्टेशन वाली मीडियम को ही कट डाउन कर दिया जाता है, जिसके वजह से it becomes irreversible. So males में होता है वासेक्टोमी,
जिसमें वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है, और इसके वजह से जो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स हैं दे कैन नॉट ट्रेवल टूवर्ड्स इजैकुलेटरी डक्ट, बीच में ही वो स्टॉप हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो सीमन रिलीज होता है उस सीमन में स्पर्म्स नहीं होते, ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। फिर बात करें ट्यूबेक्टोमी में, तो ये फीमेल्स में होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट को कट और टाई कर दिया जाता है, जिसके वजह से अगेन गैमीट का ट्रांसपोर्ट ओवरी से यूट्रस तक हो ही नहीं पाएगा। गैमीट का ट्रांसपोर्ट तो छोड़ो, स्पर्म भी तो नहीं जाके मिल पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी। फिर बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। ओके, इन केस फर्टिलाइजेशन भी हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया, प्रेगनेंसी अकर कर चुकी है, अब क्या करे भैया, अब तो डिसाइड कर लिया है कि बच्चा तो नहीं चाहिए। नाउ व्हाट शुड हैव बीन डन? सो इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन अगर करनी होती है प्रेगनेंसी की बिफोर फुल टर्म या 9 महीने का टाइम पीरियड के पहले बच्चे को अगर अबॉर्ट करना हो, तो हम उसी को अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहते हैं। लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज को परफॉर्म किया जाता है एक साल में ओवर द वर्ल्ड, यानी 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। अगर 500 प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं तो उसमें से 100 तो मार दिए जाते हैं, अबॉर्ट करवा दिए जाते हैं। एमटीपी हेल्प तो करती है डिक्रीज करने में पॉपुलेशन को, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। सब ऐसे नहीं कर सकता कि अबॉर्शन पे अबॉर्शन कराया जा रहा है क्योंकि मुझे अपने देश का पॉपुलेशन कम करना है। दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज है, एक सोशल स्टिग्मा है, तो वो अपने रिलीजियस एथिकल इश्यूज के वजह से अपनी कंट्री में एमटीपी को लीगलाइज नहीं करते। दे बिलीव कि इफ देयर इज अ कंसेप्शन, अगर कंसीव हो गया है, बच्चा इज ऑलरेडी देयर इनसाइड अ बॉडी, तो उस बच्चे का राइट होता है कि वो इस दुनिया में आए। तो ऐसा वो लोग मानते हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, अपनी कंट्री की हम बात करें, तो 1971 में एमटीपी लीगलाइज हो गया था, पर अभी भी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखे हुए हैं ताकि फीमेल फीटिसाइड जो कि इलीगल है उसको रोका जा सके। अब अगर इंडिया में एमटीपी या अबॉर्शन को बिना स्ट्रिक्ट कंडीशन के ही लीगलाइज कर दिया जाता तो इसको इस चीज को बहुत गंदे तरीके से अब्यूज या मिसयूज किया जा सकता था। इंडिया वैसे भी, इंडिया के जो लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं, वो इतने से मतलब छोटा थोड़ा सा खुला छूट दे दो, ऐसा उंगली पकड़ने को कहो तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे वाले लोग हैं हम लोग। तो थोड़ी सी अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो मिसयूज तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो वही बात है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस क्या है एमटीपी का, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गई है कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था बट वो फेल हो गया और उसके वजह से बच्चा रह गया या प्रेगनेंसी हो गई, या फिर रेप केसेस अगर हो गए हैं और उस वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, ऐसे टाइम पे तो अबॉर्शन बहुत ही मस्ट हो जाता है। बिकॉज उस फीमेल के बारे में सोचो जिसको बच्चा तो दूर की बात है, जिसके साथ खुद ही एक क्राइम हो गया है, ना उसको उसके ऊपर भी एक जबरदस्ती का प्रेगनेंसी वाला भार उठाना पड़ रहा है। तो दैट लेडी, दैट वुमन, दैट फीमेल डजंट डिजर्व दैट एंड they have all the rights to abort. It is essential in cases जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना बच्चे या माँ या दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में प्रायोरिटी हमेशा उस लेडी को दी जाती है जो ऑलरेडी इस दुनिया में है, शी इज हेल्दी, शी इज इन अ रिप्रोड्यूसिबल एज, शी कैन प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन देयर आफ्टर। एमटीपी सेफ होती है शुरुआत के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो अबॉर्शन है वो काफी रिस्की हो जाता है। नाउ एमपीज के साथ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन लिखना नहीं होता है भाई। क्या लिख रही हो सोनम तुम?
ये देखो एमपीटी लिख रही हूं मैं, एम बीच में टी लगा दिया। एमटीपीज के साथ प्रॉब्लम क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इलीगली परफॉर्म कर दी जाती है। तो इसमें तो डॉक्टर्स का भी हाथ होता है जो कि ये क्राइम में साथ दे रहे हैं, प्लस लोगों का भी हाथ होता है। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, अब आ गया है हमारा खिलाड़ी, हमारा मेन जो क्वेश्चन का टॉपिक है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वर्ड से आपको एमनियोटिक फ्लूइड रिलेट हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है बच्चों जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें इंजेक्ट करके उसके फ्लूइड को निकाला जाता है सिरिंज के थ्रू, और उस फ्लूइड की स्टडी की जाती है। उस फ्लूइड में बच्चे के कुछ क्रोमोसोमल पैटर्न्स होते हैं, तो उस बच्चे का जेनेटिक सब कुछ सही है या नहीं ये तो पता चलता ही है, साथ में उस बच्चे का जेंडर भी पता चल जाता है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फीटल सेल जो कि पाया जा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में। फीटस अगर फीमेल है तो एमटीपी हो जाती है। ऐसे प्रैक्टिसेस डेंजरस है यंग मदर और फीटस के लिए और समाज के लिए तो बहुत ही ज्यादा। तो इंडिया के लोग इस तरीके से सोचते हैं, बहुत सारे लोग वैसे तो सोचते हैं, बाहर के कौन से लोग सोचते हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ। बहुत पहले के टाइम पर इंडियन सिटीजन्स यूज्ड टू कंसिडर फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एज अ बर्डन, कि इसको तो खिला पिला के इस पे इतना पैसा खर्चा कर दिया, बड़ा कर दिया, इतने कपड़े में खर्चे हो रहे हैं, खाने पीने में खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में खर्चे हो रहे हैं, बड़ा करने के बाद शादी करनी पड़ जाती है, ऊपर से दहेज भी देना पड़ जाता है, मतलब नुकसान ही नुकसान, पैदा होते ही सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और ऊपर से बेटियों को तो घर की इज्जत माना जाता है, तो बेटी जरा सा भी ऐसे घर के बाहर कदम रख दी, उनकी इज्जत ऐसे डगमगा गई, तो लोग तो मतलब इस चीज को पता नहीं क्या वो कर लेते हैं। तो खैर लड़की ने तो नहीं बोला था कि मुझे अपने घर की इज्जत बनाओ, है ना, लड़कों को बनाओ भाई इज्जत, ताकि वो थोड़ा कम बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सी शांति बनी रहेगी सोसाइटी में, थोड़ा सा क्राइम वगैरह स्टेबल रहेगा, घर में रहेगा तो सही रहेगा। तो ऐसी सोच वाले लोग क्या करते थे पहले के टाइम पर, जहां पता चला कि उनके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि फीमेल चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनको उनका एमटीपी करवा दिया जाता था जबरदस्ती, डेलिबरेटली। कभी कभी तो प्रेग्नेंट लेडी भी चाहती थी कि भैया खत्म करो इसको, ठीक है। कभी कभी अगर नहीं पता चल पाया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्ची को, उस इन्फेंट को मार दिया जाता था, बहुत ही ब्रूटल किलिंग हो जाती थी, और इसी को कहते हैं फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या तब कहेंगे जब वो बच्ची माँ के कोख में ही होगी, भ्रूण होगी, एम्ब्रियो होगी, और तब मार दिया गया, अबॉर्ट कर दिया गया। और वैसे तो फीमेल गर्ल चाइल्ड जब पैदा हो चुकी है तो उसको पैदा होने के बाद कभी भी मार सकते हैं, जहर खिला दिया, बच्चे को नमक चटवा दिया जाता था, मिरर शीशे को पीस कर उसका पाउडर बनाकर दूध के साथ मिला के पिला दिया जाता था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल चीजें पता चलेंगी आपको अगर आप इस चीज के बारे में स्टडी करोगे तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आखिर जो लेडी प्रेग्नेंट थी वो भी तो बेटी थी ना, उसको तो जिंदा रखा गया ना ताकि वो किसी से शादी कर सके और फिर वो अपना घर बसा सके, अपनी फैमिली ग्रो कर सके। तो हाउ कैन समवन थिंक अबाउट दिस थिंग कि लड़कियां का नहीं होना चाहिए, लड़कियों को होना ही नहीं चाहिए। तो मत करो लड़कियां, उसके बाद देखो तुम्हारा पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन करता है और कैसे ह्यूमैनिटी वैनिश हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मतलब एक्सटिंक्ट हो जाओगे इस दुनिया से कि किसी को पता भी नहीं होगा कि ह्यूमंस कभी हुआ करते थे। चलो फिर आते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एमटीपी लीगली एडवाइज्ड? सेक्स डिटरमाइन करना है तब? नहीं। रेप इंड्यूस प्रेगनेंसी है तब? हाँ। एक कपल को मेल चाइल्ड चाहिए तब? नहीं। अवॉइड रेजिंग अ गर्ल चाइल्ड? नहीं।
ठीक है, चलो। सो इन केस ऑफ रेप इंड्यूस प्रेगनेंसी ही, जब उस फीमेल की कोई गलती नहीं थी एंड देन वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसको राइट दिया जाता है वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू दैट और नॉट। फिर अ वुमन वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी फॉर अ फ्यू इयर्स बट इज अनकंफर्टेबल विथ हार्मोनल पिल्स, तो कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट सूटेबल है? मैंने अभी आपको बताया था आईयूडीज जो है वो ऑलमोस्ट आइडियल होते हैं, तो कॉपर टी कैन बी द बेस्ट सूटेबल वन, ओरल पिल्स नहीं। फिर ओरल पिल्स तो नहीं होगा, हार्मोनल पिल्स के तो वो खिलाफ है। ट्यूबेक्टॉमी, ताकि वो कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर सके, एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में तो कोई बाद में बात करेंगे। चलो नाउ अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, यानी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होती है, एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, उसी को एसटीडी बोलते हैं। डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसे वेनेरियल डिजीज भी बोला जाता है, यानी कि वीडीज, और इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। गनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, ये सारे एसटीडीज हैं बच्चों। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ट्रांसमिट होते हैं इन सारे तरीकों से। अगर इंजेक्शन नीडल को शेयर कर लिया गया है फ्रॉम वन, मतलब एक इंसान से और भी लोगों में, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर शेयर हो गए, बेसिकली अगर बॉडी का फ्लूइड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में है या सीरिंजेस में है और उसको यूज कर लिया गया किसी दूसरे पर्सन में, तो वो फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन अगर हो गई है इन्फेक्टेड ब्लड की फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर, या मदर से फीटस में इन्फेक्शन चला गया है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जो जेनाइटल हर्पिस है, एचआईवी है और बाकी डिजीजेस हैं, वो सब क्यूरेबल होते हैं अगर डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर दिया गया तो। हेपेटाइटिस बी, हर्पीस और HIV, ये क्या है, HHH आई डोंट नो। HIV, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, ये इनक्योरेबल होता है, इसको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, एक बार हो गया तो हो गया। बाकी डिजीजेस क्योर हो सकती हैं अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो गया तो। अर्ली सिम्टम्स क्या है? इचिंग, खुजली होना उस एरिया में, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज, एकदम से फ्लूइड पानी आने लग रहा है। स्लाइट पेन, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है आपको अब्डोमिनल कैविटी में या ग्रॉइन एरिया में। स्वेलिंग आ गई है उस पर्टिकुलर स्पेस में, या फिर उस जेनाइटल रीजन में कोई सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इट कुड बी द अर्ली साइंस ऑफ द एसटीडीज। एब्सेंस या कम्स लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स और सोशल स्टिग्मा इन्फेक्टेड पर्सन को डॉक्टर से कंसल्ट करने में रोक देते हैं। दिस लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसे PID भी बोला जाता है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है। इन सब का मतलब मैं समझा देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत खुजली हुई, पेन हुआ, हल्की फुल्की स्वेलिंग आ गई, तो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा लैक ऑफ हाइजीन की वजह से हो गया होगा, थोड़ा बहुत अगर गर्मी बढ़ गई है या कुछ हो गया है, खुद ही रीजन दिए जाते हैं अपने आप को ही, और इस वजह से वो इग्नोर कर देते हैं अर्ली साइंस को। और फिर जब बहुत देर हो जाती है तो ये PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का रूप ले सकता है। या इनफर्टिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में कभी भी माँ या बाप ना बन पाओ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है जिसमें बच्चा इम्प्लांट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में या फिर कहीं और अपार्ट फ्रॉम यूट्रस। या अबॉर्शन हो सकता है अपने आप, स्टिल बर्थ हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना इज स्टिल बर्थ। फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कुछ भी हो सकता है अगर इसको इग्नोर किया जाए। तो जितने भी लोग वल्नरेबल हैं वो सब 15 से 24 इयर्स ऑफ एज के बीच में आते हैं। वल्नरेबल मतलब होता है कि हाई रिस्क है उनके ऊपर इस चीज का, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, सो इट कैन बी डन। प्रिवेंशन, अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल
पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स हमेशा अवॉइड करना चाहिए। थोड़े से जागरूक बनो, थोड़े से अपने बॉडी को लेकर माइंडफुल हो जाओ, अपने साथ लॉयल हो जाओ, ठीक है। इट इज ओके कि चलो ठीक है, 1 ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप, नाउ फाइनली सेटलिंग विद द सेकेंड वन और मे बी थर्ड वन, बट मल्टीपल पार्टनर्स जो कि अब एक ट्रेंड हो चुका है स्पेशली जेंजीज में, दिस इज टोटली अगेंस्ट नेचर। अवॉइड करो, दिस इज नॉट कूल टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, दिस इज नॉट कूल टू roaming around multiple people, having connections with multiple people. You are sharing your own energy, you are sharing your own body, and that is not done. Always use condoms during coitus. Okay, maybe you are cool enough to do that. At least have protection with you, ठीक है। खुद को प्रोटेक्टेड रखो STD से। ये अगर हो गया ना, तो जिन पार्टनर्स के साथ तुम घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, वो पूछेंगे भी नहीं, तुमको मरता हुआ छोड़ देंगे, एंड नो वन विल केयर इफ यू डाई। चलो, इन केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डिटेक्ट करना चाहिए खुद को। अगर कोई थोड़ा बहुत भी सिम्टम अगर है तो, और अगर नहीं भी है तो भी साल में एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ताकि आपको नियरली मतलब ऐसा पता चल सके कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ और नॉट विथ रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हो गया STDs। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक कपल या एक पर्सन कभी भी माँ या बाप नहीं बन पाता, यानी अपना खुद का बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। Inability to conceive or produce children even after years of unprotected sexual cohabitation। मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया जा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज्ड है, एंड इवन देन दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चिल्ड्रन, दे आर नॉट बीइंग एबल टू कंसीव। तो हम इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, फिजिकल या कंजेनाइटल, जेनेटिक हो सकता है कि वो इनफर्टाइल ही हो। डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है जिसके वजह से वो इनफर्टाइल हो गया हो। ड्रग्स लेने की वजह से भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, यानी इम्यूनिटी ही नहीं है, ठीक है, बच्चा पैदा करने के लिए। एंटीबॉडीज सही से नहीं बने हैं। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम आर्ट भी बोलते हैं, जिससे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है कुछ तरीकों को अपनाकर, और उसमें से कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, जिसको टेस्ट ट्यूब नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम IVF का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कमेंट करना कि रिसेंटली आपने IVF टर्म कहाँ सुना था, क्या किसी मूवी में, किसी शो में, किसी सीरीज में, या किसी इन पर्सन में, या फिर कहीं पर इसके बैनर्स देखे, कोई हॉस्पिटल देखा। आप लोग मुझे जरूर बताना। दिस इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, एक सर्वे भी हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। इन दिस मेथड ओवा कलेक्ट किया जाता है वाइफ या डोनर से, और हस्बैंड या डोनर से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, और फिर इन दोनों को इंड्यूस कराते हैं फ्यूज करने के लिए, जाइगोट बनाएंगे अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। सिमुलेटेड कंडीशन यानी कि जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है इनसाइड द बॉडी, वही सेम कंडीशन प्रोवाइड करना आउटसाइड द बॉडी इन द लैबोरेटरी, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट इज वन ऑफ द मेथड, जिसमें जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 टाइप्स है, एक होता है जिफ्ट और दूसरा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक का एम्ब्रियो है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जिफ्ट कहेंगे। 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का एम्ब्रियो है तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे और उसको IUT बोलेंगे।
फिर आ जाता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सीधा सीधा गैमीट को या तो ओवा को डोनर से लेकर फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अदर फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, जो खुद का ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ताकि वो प्रोवाइड करे सूटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा? ओवा के अंदर। ओवा एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो ओवा के सेल के अंदर जब एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं उसे ICSI बोला जाता है। एक लैबोरेटरी प्रोसीजर है, सिंगल स्पर्म लिया जाता है और उसको सिरिंज के थ्रू, माइक्रो नीडल के थ्रू डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं एग के अंदर। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो एम्ब्रियो को वुमेन्स यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI का जमाना है, बट बायोलॉजी में AI कुछ और ही है। सीमन को कलेक्ट किया जाएगा हस्बैंड या मेल डोनर से और आर्टिफिशियली ऑफ कोर्स, और इंट्रोड्यूस किया जाएगा वजाइना या यूट्रस में ऑफ द फीमेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर यूट्रस में हुई है तो हम उसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, IUI। और ये टेक्निक यूजफुल होती है उन मेल पार्टनर्स के लिए जो इंसेमिनेट ही नहीं कर पाते अपने फीमेल पार्टनर के अंदर, या फिर उनका स्पर्म काउंट उनका लो है। ठीक है, स्पर्म काउंट लो का एक टर्म होता है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगोस्पर्मिया जिनका स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम होता है। सरोगेसी, बहुत बार इस वर्ड को, इस टर्म को सुना होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा। इसमें एक सरोगेट मदर है जो एक कपल के से अलग है, वो अलग ही है, वो सरोगेट मदर। नाउ शी बियर्स अ चाइल्ड एक कपल के लिए, और वो कपल इनफर्टाइल है, दोनों में से कोई भी हो सकता है इनफर्टाइल। वो सरोगेट मदर उस कपल के लिए उनका बच्चा खुद बियर करेगी 9 महीने तक। हाँ, आप लोगों ने वो मिमी वाला मूवी देखा होगा। ब्रिलियंट एक्टिंग एंड बहुत ही अच्छा सिनेमेटोग्राफी था, एंड बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाट अ मदर, अ सरोगेट मदर गोज थ्रू ड्यूरिंग दैट पीरियड, और फिर वो कैसे इमोशनल कनेक्शन डेवलप भी हो जाता है। बट दिस इज ऑल डन इन अ सुपरविजन ऑफ लीगल प्रोसीजर। तो फिर ये चीज ऐसी नहीं होती जैसा मूवी में दिखाया गया, बिकॉज द फीमेल इज इनफर्टाइल अनेबल टू कैरी, तो इसके लिए सरोगेट मदर काम आ जाती है। वो इम्प्रेग्नेट की जाएंगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, और इम्प्लांटेशन होगा अर्ली एम्ब्रियो का, जो कि IVF से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि उस कपल ने IVF कराया और जब जाइगोट बन गया, 8 ब्लास्टोमियर वाला बना, तो सरोगेट मदर के जिफ्ट करवा दिया, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा जब बन गया तो सरोगेट मदर का IUI करा दिया। ठीक है, इंट्रायूटेराइन IUT करा दिया, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करा दिया। नाउ प्रॉब्लम क्या है असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर, कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, जिसके वजह से ये टेक्निक काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है कुछ ही सेंटर्स में अक्रॉस द कंट्री। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। कपल को खुद को मनाने में, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होने में काफी टाइम लगता है। लीगल अडॉप्शन अभी भी एक अच्छा मेथड है उनके लिए जो पेरेंटहुड के लिए सोच रहे हैं। कपल हैज बीन ट्राइंग फॉर इयर्स टू कंसीव, टेस्ट शो कर रहा है नॉर्मल ओव्यूलेशन, लेकिन लो स्पर्म मोटिलिटी, लो स्पर्म मोटिलिटी है, तो कौन सा आर्ट टेक्निक बेस्ट सूटेबल होगा? IVF या IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या जिफ्ट, या MTP ही करा, खत्म ही करो। जो चीज हुई नहीं है उसको कैसे करवा सकते हो भाई? IUI will be the best suitable method, intrauterine insemination। एक सेकेंड, हाँ, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इज ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं यूट्रस के अंदर स्पर्म को। ठीक है, हाँ, IUI विल बी द बेस्ट सूटेबल वन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वन शॉट बच्चों। बहुत ही प्यारा सा वन शॉट था, है कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड
अगला जो तुम्हारा वन शॉट होगा पीआईवी का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप लोग ये पूरा यूनिट खत्म कर लो। एंड लेट मी नो इफ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी टॉपिक and I will solve it for you. Thank you so much everyone. We'll see you in the next. Take care and bye bye.